हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको कराया था फेराडे लॉ और सेलेक्टिव न्यूमेरिकल। आज का टॉपिक है बेटा कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया, रजिस्टिविटी हो गई, कंडक्टिविटी हो गई और केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी हो गई। इनके बारे में आज स्टडी करेंगे। जैसे कि टॉपिक है फर्स्ट है रजिस्टेंस। तो रजिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है? रजिस्टेंस का आप शुरुआत से पढ़ते आए हो। क्या होता है कि कोई भी सबस्टेंस दूसरे को रोकने का काम करे, किसी भी अदर सबस्टेंस को रोकने का काम करे। जैसे कोई आपका फ्रेंड है, वो क्या करता है, आपको आगे बढ़ने से रोकता है, तो एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। एलिमेंट। तो यहाँ पर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस की जो हम बात करते हैं, वो उसका मतलब होता है बेटा कि ऐसे केमिकल सबस्टेंस जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकते हैं। द सबस्टेंस विच रिटार्ड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज द या इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। यानी ऐसे सबस्टेंस जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकते हैं, उस केस में उसे क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस कहेंगे। इसको हम कैपिटल आर से नोट करते हैं। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो क्लियर पॉइंट। रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे अगर हम आर को, इसको आर से रेजिस्टेंस को, तो आर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस को करते हैं वी से डिनोट करते और करंट को करते हैं आई से। तो आर इक्वल टू वी अपॉन आई हो गया। अब बी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। और आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। तो यूनिट क्या निकालेंगे? जैसे आर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट और आई करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो यूनिट क्या निकल आई? वोल्ट पर एम्पियर, या फिर हम इसको कहते हैं ओम। सिंबल इज द, आपको पता ही है क्या होता है सिंबल, यानी दिस इज द सिंबल, यानी ओम कह लीजिए। नेक्स्ट है बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? रजिस्टिविटी। यानी जैसे कि हम जानते हैं, यानी वी नो दैट आर प्रोपोर्शनल टू एल। यानी अगर आप किसी भी वायर की लेंथ को इंक्रीज़ करोगे जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ करोगे, तो उस केस में रेजिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी लंबाई बढ़ती जाएगी, तो उस केस में क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंडली आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। यानी अगर कोई भी वायर के आप मोटाई को, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज करोगे, तो उस केस में रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्लियर पॉइंट। ये तो आर प्रोपोर्शनल टू एल हो गया, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ए। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ए, यानी ए इज द, यहाँ पे क्या है? वेयर ए इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर पॉइंट। क्रॉस सेक्शन एरिया, नहीं डाउट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? आर इक्वल टू, यानी एक लाइन मैंने मिस कर दिया पे, आर प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा? एल अपॉन ए। क्या बन जाएगा? आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। तो आर इक्वल टू क्या था? रो इंटू एल अपॉन ए, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ रो, आर एच ओ। दिस इज द रो। तो रो हो गया। तो वेयर रो इक्वल टू क्या होता है? रजिस्टिविटी। रो क्या हो गया बेटा? रजिस्टिविटी। तो रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। क्या बन गया? आर इंटू ए अपॉन एल। अगर हम कंसीडर एज ए मान लें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और एल मान लें 1 सेंटीमीटर, जैसे फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम अगर डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे मीटर यूज़ करते हैं, यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? मीटर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में वायर यूज़ की जाती है और यहाँ पर इलेक्ट्रोड, यानी सेल के इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है। और इलेक्ट्रोड्स की लेंथ मीटर में मीज़र नहीं की जाती, क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबाई नहीं होती। जैसे हम सेल ले लो, सेल जब लेंगे तो उसकी क्या होगी? इसकी लंबाई क्या होगी? सेंटीमीटर में कैलकुलेट करेंगे। इसलिए हम केमिस्ट्री में मोस्टली यूनिट क्या रखते हैं? सेंटीमीटर में रखते हैं। जैसे ए हमने क्रॉस सेक्शन एरिया क्या रख लिया? सेंटीमीटर स्क्वायर रख लिया, और एल क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर मान के चलें, यानी इसको हम कंसीडर करके चल रहे हैं। ए हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और एल क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर। देन अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, तो ए की जगह 1 रख दीजिए, एल की जगह 1 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? रो इक्वल टू आर। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद में तो इसको डिफाइन करेंगे रो इक्वल टू आर से। क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज नोन एज द रजिस्टिविटी। यानी जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है वो क्या कहलाएगा? रजिस्टिविटी कहलाएगी। जब हम लेंथ ऑफ कंडक्टर को 1 सेंटीमीटर मानते हैं और क्रॉस सेक्शन या एरिया ऑफ कंडक्टर को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मानते हैं, तो उस केस में जो आर होगा वो रो के
इक्वल हो जाएगा। यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी कैसे निकालेंगे, तो रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। रो इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू ए अपॉन एल। देखो आर क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम। ए एरिया है, एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ आप सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा ओम इंटू सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा ओम इंटू सेंटीमीटर। नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद में कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज द कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल का मतलब है इसका उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, कंडक्टेंस कहलाता है। जैसे हम इसको जी से नोट करते हैं, फिजिक्स में सी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन सा यूज़ करते हैं, जी यूज़ करते हैं। तो जी इक्वल टू क्या होता है 1/r। क्या फॉर्मूला बनता है, जी इक्वल टू 1/r। तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस निकालेंगे तो 1/r। आर क्या होता है, 1r क्या रेजिस्टेंस, तो 1/ओम। तो ओम जब अप में जाएगा तो क्या होगा ओम इनवर्स, या फिर मोहो MHO, या फिर हम दूसरे लैंग्वेज में रखते हैं साइमन। क्या होता है साइमन, यानी एस से नोट करते हैं। नेक्स्ट इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, या फिर हम इसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कहते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हमारी रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होते हैं। ये रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इट इज नोटेड बाय द कप्पा। कप्पा यानी कि इस तरह से बनता है कप्पा, इट इज नोटेड बाय द कप्पा। तो कप्पा इक्वल टू 1/रो। क्या होता है 1/रो। यूनिट निकाल लेंगे कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी 1/ओम इंटू सेंटीमीटर इक्वल टू क्या बन जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को क्या कहते हैं साइमन कहते हैं, और सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। क्लियर पॉइंट, यानी ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी। बट फिजिक्स में टाइप्स नहीं होते, लेकिन केमिस्ट्री में टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी ये आपकी 2 टाइप्स की होगी, ये डिपेंड करती है मोलरिटी और नॉर्मलिटी के ऊपर। फर्स्ट इज द मोलर कंडक्टिविटी, क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी, और सेकंड इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इसको हम डिनोट करते हैं बेटा लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा m इक्वल होता है कप्पा इंटू 1000/. मोलरिटी। अगर हम मोलरिटी को यूनिटी मान लें, एक बात ध्यान रखना बेटा, ये 1000 जो यूज़ किया गया ना वो मोलरिटी की बेस पे है, क्योंकि यहाँ पर हम जो मोलरिटी की यूनिट होती है मोल पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, इसलिए हम 1000 को अप में लगाते हैं, क्योंकि 1000 लीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे 1000 को अप में लगाएंगे। क्या हो जाएगा मोलरिटी इक्वल टू यूनिटी। तो देन लैम्डा m इक्वल टू क्या हो जाएगा कप्पा। लैम्डा m इक्वल किस हो जाएगा कप्पा के। तो इसको डिफाइन करेंगे इसी अकॉर्डिंग। मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, यानी कप्पा के इक्वल हो गया तो कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर व्हेन द मोलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज टेकन एज द यूनिटी, यानी व्हेन द मोलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन एज द यूनिटी, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं उसकी मोलरिटी को यूनिटी मान लेते हैं, तो उस केस में जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाएगी। इसकी यूनिट कैसे निकालते हैं बेटा, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m इक्वल टू क्या होता है कप्पा इंटू 1000/. मोलरिटी। क्या होता है कप्पा इंटू 1000/. मोलरिटी। मैंने आपको बताया था कि 1000 यानी कि यहाँ पर मोलरिटी की जो यूनिट होती है, मोलरिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा मोल पर लीटर। अगर लीटर को हम सेंटीमीटर में रखेंगे, लीटर को किस में रखेंगे सेंटीमीटर में रख दो। अगर हम लीटर को सेंटीमीटर में रखेंगे तो लीटर को अगर सेंटीमीटर को हम लीटर चेंज करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब लगते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा अप में पहुंच जाएगा, क्या जाएगा मोल पर लीटर, तो ये 1000 पहुंच जाएगा ऊपर। तो उस केस में क्या बन जाता है कप्पा इंटू 1000/. मोलरिटी। तो यहाँ पे जो कप्पा की यूनिट क्या होती है, यानी कंडक्टिविटी की यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्या होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और इसकी क्या होगी मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम 1000 को नेगलेक्टेड करते हैं तो उस केस में तो क्या बन जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स इंटू सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोल। तो सेंटीमीटर इनवर्स और सेंटीमीटर क्यूब क्या बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर बच जाएगा, तो यूनिट क्या बन जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर पॉइंट, क्या बन गई साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यानी HPC बोर्ड में
इसकी यूनिट भी मल्टीपल चॉइस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में आ जाते हैं। ऐसे ही सीबीएसई में आजकल न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डाले गए, इसके बेस पे ये यूनिट आ सकती हैं। पहले पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है? इट इज नोटेड बाय लैम्डा इक्यू। बेटा फिजिक्स में लैम्डा इस तरीके से बनाता है, फिजिक्स में लैम्डा कैसे बनाता है? लैम्डा इस तरीके से बनाते हैं। एक केमिस्ट्री में इसी चैप्टर में केवल ओनली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लैम्डा जो बनाएंगे, जैसे कि लैम्डा हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, तो लैम्डा ई क्यू यूज़ करेंगे। तो लैम्डा ई क्यू फॉर्मूला होता है बेटा कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। अगर हम कंसीडर एज नॉर्मलिटी को यूनिटी मान लें तो लैम्डा ई क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? कप्पा के इक्वल हो जाएगा। लैम्डा ई क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? कप्पा के। तो कप्पा के जब इक्वल हो गया तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो लैम्डा ई क्यू किसके? कप्पा के इक्वल हो गया। कब हुआ? जब हमने नॉर्मलिटी को यूनिटी मान लिया। तो इसको डिफाइन करने का तरीका क्या होगा? तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिफाइंड एज द मोल कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर व्हेन द नॉर्मलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज टेकन एज द यूनिटी। यानी जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी को यूनिटी मानते हैं तो उस केस में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाती है। एनी डाउट? नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे? सेम पैटर्न है मोलर कंडक्टिविटी की तरह। लैम्डा ई क्यू इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। तो लैम्डा ई क्यू क्या हो गया? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन नॉर्मलिटी यूनिट क्या होती है? नॉर्मलिटी होती है ग्राम इक्विवेलेंट इन लीटर इनवर्स। तो लीटर ये हम क्या रखा है? सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम इक्विवेलेंट सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साइमन हो गया, ये अब ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि एक लाइन में बढ़ा लो। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू सेंटीमीटर क्यूब अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर पॉइंट? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइमन सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी में इनवर्स और सेंटीमीटर क्यूब, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा। क्लियर पॉइंट? एक नोट है इसमें, यानी जो मोलर कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी है, ये क्या होते हैं? आर द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम मॉलिक्यूल से 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। यानी कोई ये क्या होते हैं? जो मोलर कंडक्टिविटी होगी, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? मोलर कंडक्टिविटी इज द प्रोडक्ट ऑफ specific conductivity and the volume of solution containing 1 gram molecules of the electrolyte। यानी अगर 1 ग्राम molecules of electrolyte होंगे तो उस केस में जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो प्रोडक्ट किसका होगा? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन का होगा। सेकंड, इसी तरीके से क्या होता है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी? अगर हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे तो उस केस में जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी वो प्रोडक्ट ऑफ द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज द वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। बेटा डाइल्यूशन का मतलब होता है कि इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। अगर कंसंट्रेशन यहाँ पे यूज़ किया गया तो उस केस में इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट। अब मैं यहाँ पे आपको अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट यानी कि डाइल्यूटेड करने पर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में बताऊँगा। वैसे जनरली है कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पर क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। अब मैं एक एक पॉइंट अलग अलग एक्सप्लेन करूँगा। जैसे फर्स्ट इज द कंडक्टेंस, किसी भी सबस्टेंस का या सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा वो जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रेजेंस ऑफ आइंस इन द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के अंदर कितने आइंस प्रेजेंट हैं। अगर ग्रेटर इज़ द नंबर ऑफ आइंस, ग्रेटर इज़ द कंडक्टेंस। अगर हमारे किसी भी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आइंस अगर अधिक हैं तो उसकी कंडक्टेंस भी अधिक होगी। कहने का मतलब है अगर हम डाइल्यूशन पर ले जाएंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ आइन इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण से अधिक आइन यानी मोर आइन इन द प्रोड्यूस इन द सॉल्यूशन, जिसके कारण से सॉल्यूशन के अंदर अधिक आइन होंगे, सो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? ऑल्सो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर पॉइंट? दोबारा रिपीट करो,
यानी कि कंडक्टेंस जो होता है वो कंडक्शन किसी भी सॉल्यूशन में कंडक्टेंस डिपेंड करता है नंबर ऑफ आइंस इन द सॉल्यूशन पे, यानी सॉल्यूशन के आइंस पर डिपेंड करेगा। अगर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आइंस होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस होगा। लेकिन जब हम डाइल्यूशन पर ले जाते हैं तो डाइल्यूशन पे क्या होता है, डाइल्यूशन पर ले जाने पर जो आइंस होंगे वो अधिक प्रोड्यूस होंगे तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या सिंपली कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो कंडक्टिविटी जो होती है वो इन डाइल्यूशन पे ले जाने पर डिक्रीज हो जाती है। उसका मेन रीज़न है क्यों, क्योंकि जो नंबर ऑफ करंट कैरिंग आइंस होते हैं प्रेजेंट इन पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कहने का मतलब है जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा उसमें कितने आइंस प्रेजेंट हैं, उस पर डिपेंड करती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जब डिपेंड करेगी तो उस केस में, क्योंकि अब डाइल्यूशन पे ले जा रहे हो तो नंबर ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द वॉल्यूम में क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ आइंस डिक्रीज होंगे, जिसके कारण से कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड होता है बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। देखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पर इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, जैसे क्यों होती है, क्योंकि ये जो होते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड इन दोनों ही क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट और 1 ग्राम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये मैंने पिछली बार बताया था। यानी जो मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, डाइल्यूशन पर इंक्रीज होती है। क्यों होती है, क्योंकि दोनों ही स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है उसमें प्रेजेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट और 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करती है। अगर हम एज डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जैसे अगर हम बात करेंगे 1 ग्राम और इसका, तो एज डिक्रीजिंग द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज मोर देन कंपनसेट बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ बी। यानी कि क्या होता है, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जो वैल्यू डिक्रीज होती है वो वॉल्यूम की इंक्रीजिंग वैल्यू के कंपनसेंट में कम होती है। जैसे यहाँ डिक्रीजिंग द वैल्यू, यानी ये कम होगी किसके कंपेरिजन में, वॉल्यूम के कंपेरिजन में। इस केस में इस कारण से क्या हो जाता है, लैम्डा ई क्यू इनक्रीज, लैम्डा ई क्यू और लैम्डा एम इनक्रीज होते हैं किसके, डाइल्यूशन के बेस पर। क्लियर पॉइंट। आज के लिए इतनी क्लास में कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।